आज के वीडियो में मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 1 में जो सिलेबस है उस सिलेबस का पहला पार्ट जीएसटी पार्ट 1 के वीडियो में मैं आपको जीएसटी बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सिलेबस है आपका यूनिट 1 का, जिसमें ये जीएसटी बेसिक, ऑब्जेक्टिव of implementation of GST, benefit of GST, component of GST, and important definition, meaning and scope of supply है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जीएसटी बेसिक पे। अब जीएसटी बेसिक के अंदर देखें, जीएसटी बेसिक के अंदर देखें यूनिट 1 जीएसटी बेसिक के अंदर देखें कि जीएसटी बेसिक के अंदर आपको मैं बताऊंगा जेनेसिस ऑफ जीएसटी के बारे में, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ जीएसटी के बारे में और जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो आज मैं आपको जीएसटी बेसिक के अंदर ये 3 चीज बताने जा रहा हूँ: जेनेसिस ऑफ जीएसटी, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल। तो अब यहाँ देखें कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई और इंडिया में कब हुआ, वर्ल्ड में पहले कहाँ हुआ और इंडिया में कब हुआ और किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1954। Nowadays, after 60 years of adoption of GST in France, more than 160 countries across the world have adopted and implemented GST. GST सबसे पहले फ्रांस में 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आज पूरे वर्ल्ड में 160 कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट है। इन इंडिया में देखें, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 120 अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे पहले 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 प्रेसिडेंट को भेजा गया था, जिस पर प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट, अपनी सहमति, अपनी अनुमति दी थी। इसके बाद क्या हुआ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 was enacted on 18 September 2016 with the following significant amendments। इसके बाद क्या हुआ कि 101 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 8 सितंबर 2016 को इनएक्ट हुआ, जिसमें आगे मैं बता रहा हूँ क्या क्या अमेंडमेंट हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझ लें कि ये एक जगह लिखा हुआ 122nd अमेंडमेंट बिल और ये लिखा हुआ 101st अमेंडमेंट एक्ट। दोनों में क्या फर्क है इसको पहले समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए उस पर प्रेसिडेंट अपनी अनुमति दे दें। तो जितना बिल भेजा गया तो उसमें बहुत सारे बिलों पर प्रेसिडेंट का सहमति नहीं बन पाया। तो ये जो बिल भेजा गया था सहमति के लिए, ये 122nd अमेंडमेंट बिल था, जिसमें से अब तक, जिसमें जब जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट के वक्त जो रियल में अमेंडमेंट हुआ, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट से अनुमति के बाद, प्रेसिडेंट से सहमति के बाद वो 101st अमेंडमेंट बिल था, जो कि एक्ट 2016 में इनएक्ट हुआ
ऑन 8 सितंबर 2016 को। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ ये देख लें हम लोग। अब यहाँ पर पहला चेंजेस क्या हुआ, करेंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर ये पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि पावर जो है पार्लियामेंट को भी होगा और स्टेट को भी होगा, ठीक है, दोनों को ये जीएसटी लॉ में जीएसटी लॉ से का पावर जो है वो दोनों का होगा, यानी कि पार्लियामेंट को भी होगा और स्टेट लेजिस्लेचर को होगा, ठीक है। इट मींस क्या हो गया, here there will be dual control of state and central authorities of all SECs, यानी SEC पर दोनों का कंट्रोल होगा, स्टेट का भी कंट्रोल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा, सेंट्रल अथॉरिटीज का भी कंट्रोल होगा। ये पहला इस अमेंडमेंट में ये पहली चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि एज पर आर्टिकल 246A में क्या था कि द पावर टू लेवी जीएसटी has been given to the parliament as well as the legislation of every state, यानी कि ये पावर जो है टैक्स को लगाने का दोनों को जीएसटी का दोनों को दिया गया, यानी कि सेंट्रल को भी दिया गया और स्टेट को भी दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये चार, ये सीजीएसटी का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी का मतलब क्या होगा, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये चार इनेक्टेड हुआ, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी एंड यूटीएसटी। तो सीजीएसटी इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और एसजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और यूजीएसटी भी जो है ये इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये तीन जो है यानी सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये तीन जो है ये इनेक्टेड बाय क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें सिर्फ एसजीएसटी जो है वो इनेक्टेड बाय जो है रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब यहाँ देखें नेक्स्ट क्या था कि आईजीएसटी विल बी ए पोर्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड द स्टेट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आगे हम लोग जीएसटी काउंसिल के बारे में तस्करा करेंगे, बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल क्या है। तो नेक्स्ट क्या था, सी पॉइंट क्या था कि जो आईजीसी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, वो टैक्स जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके रिकमेंडेशन पर बेस करेगा कि आईजीएसटी का कितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी विल बी लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि अल्कोहलिक लिक्विड जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, ये जीएसटी के अंदर नहीं है। पुराना जो एक्साइज ड्यूटी लगता था, पुराना जो वैट है, ये सारी चीजें ये अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एप्लीकेबल होगा। तो अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर को छोड़ करके बाकी जितने भी गुड्स हैं सभी पर जीएसटी लेविड है, सभी पर जीएसटी लगेगा, सिर्फ अल्कोहलिक लिक्विड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन ये एक एक्सेप्शनल केस है। अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ करके बाकी सारी कमोडिटीज जो है वो जीएसटी के अंदर आता है। अब यहाँ देखें ई पॉइंट क्या है, द एग्जेम्पशन ऑफ आर्टिकल 269 of Constitution of India provides that in part of goods or services will be deemed as supply of goods or services or both in the course of interstate or commerce. In case of import of goods, IGST will be levied along with the basic custom duty. It means IGST is levied in replacement of CVD and special CVD in case of import of service
ओनली IGST विल बी लेविड। ठीक है, तो यहाँ देखें कि क्या कह रहा है आर्टिकल 269 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट इंपोर्ट ऑफ, यानी इंपोर्ट जो गुड्स होगा उस गुड्स पर जो है वो IGST लगेगा। IGST लेवी इन रिप्लेसमेंट, पहले क्या लगता था CVD का मतलब क्या हो गया, पहले लगता था काउंटर वैलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी, तो इस दोनों की जगह पर जब इंपोर्ट होगा गुड्स तो उस गुड्स पे क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो ये ई पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब गुड्स, आर्टिकल 269A क्या कहता है, आर्टिकल 269A कहता है कि जब गुड्स का इंपोर्ट होगा तो उस गुड्स के इंपोर्ट पर CVD एंड काउंटर वैलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वैलिंग ड्यूटी के जगह पर जो है वो क्या लगेगा, IGST लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिमेनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन ए सप्लाई take place in the course of interstate trade or commerce shall be decided by the parliament। यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम गुड्स को सप्लाई करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब हम सप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग इंटर स्टेट सेल कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो कहता है इसके बारे में जो भी रूल्स है, प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन द सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट इसके बारे में प्रिंसिपल बनाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, कब, जब व्हेन टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट कहते हैं कि जब गुड्स का सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं तो उसको लोग इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ इम्पोज the power to impose tax on sale of the following product is still provided to the state government। अब यहाँ देखें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पीड हो गया कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन फर्बिन फ्यूल हो गया, तो ये जो है ऑलरेडी GST के अंदर है, लेकिन अभी भी इसको जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है इस पर टैक्स को लगाने का, इम्पोज करने का। GST के अंदर है लेकिन इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर क्या है, टैक्स जो इंप्लीमेंट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और ये जो फिफ्थ पॉइंट है, जैसे इसके बारे में पहले ही बता चुके थे कि अल्कोहलिक लिक्विड जो है वो क्या है, वो GST के अंदर है ही नहीं। ये 5 जो है ये GST के अंदर है, लेकिन अभी तक इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दिया गया है इस पर लगाने के लिए। लेकिन अल्कोहलिक लिक्विड क्या है कि कंप्लीट पूरी तरीके से जो है यानी कि ये GST से बाहर है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अभी जो ये 5 प्रोडक्ट, ये 6 प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में टोटल A से लेकर के ये E तक 5 प्रोडक्ट हो गया, और ये अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, ये टोटल लेकर के 6 प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो 6 प्रोडक्ट्स हैं इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ही लेवी लगा रही है। ठीक है, लेवी लेती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिख दिया मैंने, हाउएवर वंस GST काउंसिल रिकमेंड्स दैट द डेट फ्रॉम व्हिच GST इज इम्पोज्ड on these product except alcoholic liquid for human consumption, no sale tax will be imposed by on this product। ठीक है, तो अब जिस दिन से वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर दे, GST काउंसिल डिसाइड कर देगा, रिकमेंड कर देगा कि अब ये फलाने दिन से GST इम्पोज होगा इन सभी प्रोडक्ट पर एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्विड को छोड़ करके बाकी जो 5 प्रोडक्ट, तो उस दिन से नो सेल टैक्स विल बी इम्पोज बाय दिस प्रोडक्ट्स, पर कोई सेल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कोई सेल टैक्स उस पर नहीं लगेगा। अब यहाँ देखें, एज पर डेफिनेशन गिवन आर्टिकल 360
12A, GST covers all the goods except alcoholic liquor for the human consumption. It means no GST can be levied on alcoholic liquor for human consumption. Present system of state excise duty and sale tax on alcoholic liquor for human consumption will continue. क्लियर हो गया? इसको मैंने पहले ही बताया गया। इसको आर्टिकल 366 में ये बताया गया कि जीएसटी जो है वो सभी गुड्स पर लागू होगा। जीएसटी covers all commodities except alcoholic liquor. Alcoholic liquor जो है प्रेजेंट सिस्टम, अभी का जो पहले का जो सिस्टम था, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्टेट एक्साइज एंड एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स ऑन अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो था वही अभी भी उस पर वही सिस्टम अभी भी प्रेजेंट में काम कर रहा है अल्कोहलिक लिक्विड पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोगों ने देखा कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूजीएसटी है, तो इस पर अलग अलग ये बिल यहाँ देखें। एज ए रिजल्ट क्या हो गया? द फॉलोइंग बिल्स बिकेम एन एक्ट ऑन 12 अप्रैल 2017। अब 12 अप्रैल 2017 को ये 4 बिल जो है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स बिल 2017। तो ये बिल एक्ट में आया, कब आया? 12 अप्रैल 2017 को। और इस तरीके से द सेंट्रल गवर्नमेंट notified 1st July 2017 as the date from which the much awaited indirect tax reform in India, and that is goods and service tax GST will be implemented accordingly. Goods and service tax GST has been implemented in India with effect from 1st July 2017। अब क्या ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को नोटिफाई किया और उस दिन से पूरे इंडिया में ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये था इंडिया में जीएसटी का जेनेसिस कैसे हुआ। और इसके पहले आपको मैंने बताया कि जेनेसिस का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? वो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट बी पार्ट जो है, मैंने बताया था कि आपको मैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी के बारे में बताऊंगा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो हम यहाँ देखें मीनिंग कि जीएसटी का क्या मीनिंग है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स is an indirect tax or consumption tax levied in India on the supply of goods or services or both, except tax on supply of alcoholic liquor for human consumption. GST is levied at every step in the production process, but is meant to be refunded to all parties in the various stages of production other than final consumer। क्या मतलब है? जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन पर टैक्स, जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तब हमें टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इसको कंजम्पशन टैक्स कहा गया। कंजम्पशन टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे, एक्सेप्ट, इसके पहले ही मैंने बताया है कि जीएसटी जो है सिर्फ अल्कोहलिक लिक्विड और ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगता है। जीएसटी उसके अंदर, जीएसटी के अंदर ये नहीं आता है। जीएसटी इज लेवी, हर स्टेप पे जीएसटी लिखता है, बट इज मीन्ड टू बी रिफंडेड। और इसको, इस रिफंडेड का मतलब ये हो गया कि इस पर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम लोग एक चैप्टर ही अलग जिसको देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे आपने टैक्स दिया और परचेज करने पर टैक्स दिया, और परचेज करने के बाद फिर आपने उसी कमोडिटी को सेल किया, तो सेल करने पर फिर आपने
टैक्स लिया और वही टैक्स आपको फाइनली जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन जब इसके पहले आपने परचेज पर भी टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को, तो जितना दे चुके हैं वो माइनस हो जाएगा और जो रेस्ट टैक्स होगा वो आपको देना होगा जो फाइनल कंज्यूमर को आपने दिया। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ जो फाइनल कंज्यूमर से आपने लिया, द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। तो ये क्लियर हो गया कि जीएसटी क्या है। जीएसटी का मीनिंग यानी कि जीएसटी एक कंज्यूमेबल गुड्स टैक्स है, यानी जीएसटी जो लगेगा जो गुड्स आप कंज्यूम करेंगे, जो गुड्स आप परचेज करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर कई बार मैंने बताया कि ये अल्कोहलिक लिक्विड जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। जीएसटी जो है वो हर स्टेप पर, जैसे आपने मकान, आप एक बिल्डर हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रड खरीदा, सीमेंट खरीदा, तो उस पर आपने क्या दिया, टैक्स आपको देना पड़ा, जीएसटी आपको पे करना पड़ा। और आप वो जीएसटी फिर आप किससे लेते हैं, आप फिर वो फ्लैट पे हाथ आप सेल करते हैं तो फ्लैट होल्डर से आप फिर जीएसटी लेते हैं। तो आपने जितना जीएसटी सीमेंट, बालू, ब्रिक्स पे किया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा फाइनल जब आप टैक्स पे करेंगे उस फाइनल पेमेंट पे। तो इसलिए ये कहा गया कि इट मीन्स बी रिफंडेड टू ऑल पार्टीज इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अदर देन द फाइनल कंज्यूमर। अब यहाँ देखिए डिफिनेशन में क्या है, डिफिनेशन की आर्टिकल 366 12A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो यहाँ पर एक्ट में भी बता दिया गया है 366 12A के अंदर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसे कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स जो कि सप्लाई पर लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर लगेगा या दोनों पर लगेगा, एक्सेप्ट जो है वो अल्कोहलिक लिक्विड यानी अल्कोहलिक लिक्विड को छोड़ करके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गुड्स का मीनिंग क्या है। Here goods means every kinds of movable property other than money and securities। Money and securities को गुड्स के अंदर शामिल नहीं किया गया है। Includes actionable claims। Actionable claims जो है वो इसके अंदर है growing crops, grass, है ना, and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply under ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। गुड्स मीन्स यहाँ पर बताया गया गुड्स मीन एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, growing crops, grass and things attached to forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम्स भी आते हैं लेकिन ये सिक्योरिटीज और मनी इसके अंदर नहीं आता है। क्रॉप्स के अंदर वो क्रॉप्स आता है जो कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया और जिस टाइम उसको सप्लाई करना है उसको आप जमीन से उसको अलग कर सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या है, एक्शनेबल क्लेम शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू it in section 3 of the ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है वो उसी ही हम लोग 1882 के अंदर जो एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज आता है। तो ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा और ये यहाँ पर सेक्शन 3 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो समझाया गया है वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। 10 नटसेल में कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर अंडर व्हिच द डायरेक्ट टैक्स इज लेविड नॉट ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बट आल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस क्लियर हो गया कि गुड्स एंड सर्विस जीएसटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड नॉट ओनली जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर लगता है। इट इज integration of tax on goods and taxes on service as well. GST is GST is a destination based tax है, where their tax is collected by the state where goods are consumed, and the GST has some various indirect tax such as entertainment tax, state and लोकल टैक्स, सरचार्ज, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राई एंड अदर। तो कहने का मतलब कि पहले जैसा कि आपको मालूम है कि जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, सभी टैक्स को एक साथ समअप, यानी जीएसटी जो है वो सभी टैक्स का समअप है, सभी टैक्स को मिला करके एक टैक्स कर दिया गया और इस तरीके से वन नेशन वन टैक्स हो गया। अब आपको कई तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले सरचार्ज अलग देना होता था, लोकल टैक्स अलग देना होता था, ऑक्ट्राई अलग देना होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग देना होता था। अब सबकी जगह पर एक ही टैक्स जीएसटी पे करना है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि जीएसटी क्या है, जीएसटी हम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो यहाँ देखिए जीएसटी काउंसिल एज पर सेक्शन 279A of the Constitution of India, the President of India is empowered to constitute Goods and Service Tax Council। तो यहाँ पर 279 आर्टिकल के अंदर A article 200 as per the article 279A of the Constitution of India, इसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है पावर टू कंस्टिट्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। President of India empowered to constitute Goods and Service Tax Council. The President of India constitute the GST Council. President of India ने 15th the President of India constituted the GST Council on 15 September 2016 और President of India ने 15 सितंबर 2016 को GST Council को constitute किया। The headquarters of the GST Council कहाँ है? दिल्ली है। The GST Council consists of Union Finance Minister, जो Union Finance Minister होंगे उसके चेयरपर्सन होंगे, and Union Minister of a state in charge of finance or a state as a member, the state finance minister or state revenue minister or any other minister nominated by each state as the member of the council। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट करता है वो जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा और इसका चेयरपर्सन जो होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। द जीएसटी काउंसिल सेलेक्ट वन ऑफ देम एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल और जो भी मेंबर्स होंगे उस मेंबर्स में से जीएसटी काउंसिल किसी एक को वाइस चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ देखिए द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल वुड इंश्योर harmonization on different aspects of GST between the central and state as well as among states. It has been provided the Constitution 101st Amendment Act 2016 that the GST Council in its discharge of various functions shall be guided by the need for a harmonized structure of GST and for the development of harmonized national market for goods and services। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल को पूरा इख्तियार दिया गया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। जीएसटी काउंसिल जो है वो एपेक्स बॉडी है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन के लिए है, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इश्यूज जैसे पॉलिसी मेकिंग हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम। तो ये सारी चीजें के लिए जो रिकमेंड करेगा वो कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। तो जीएसटी की अपेक्स बॉडी जो है वो जीएसटी काउंसिल है, जिसका चेयरपर्सन जो है वो जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट
जिसको नॉमिनेट करता है वो उसके मेंबर्स होते हैं, और उस मेंबर्स में से फिर किसी एक को एज ए वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाता है। और जीएसटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी मेकिंग की, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम की।